बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। X2 इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA। मीटिंग हॉल पर खामोशी तारी थी। अचानक सदर मुमलिकत ने ही इस खामोशी के तिलिस्म को तोड़ा। सर रहमान, आप रिपोर्ट पेश करें। सदर मुमलिकत ने सर रहमान को मुखातिब करके कहा और सर रहमान ने खड़े होकर सर सुल्तान के अगवा की रिपोर्ट पेश की। मोहतरम सदर और मोअज़्ज़िज़ मेंबरान, सर सुल्तान का यूं दिन दहाड़े अगवा इस बात का सबूत है कि इंतहाई दलेर और मुनज़्ज़िम मुजरिम हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। सर सुल्तान हमारी हुकूमत के ऐसे रुकन हैं जिन्हें इस मुल्क के तकरीबन हर काबिल ज़िक्र और खुफिया तरीन राज का इल्म है। मेरा ख्याल है कि अगर सर सुल्तान को फौरी तौर पर मुजरिमों की पंजों से रिहाई ना दिलाई गई तो मुजरिम इन पर बेपनाह तशद्दुद करके अहम राजों को इनके सीने से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। गो मैं एक लम्हे के लिए भी इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकता कि सर सुल्तान अपनी ज़िंदगी में एक लफ्ज़ भी मुंह से निकालेंगे जो हुकूमत के मफाद के खिलाफ जाता हो, मगर फिर भी सर सुल्तान आखिर इंसान हैं और आजकल तशद्दुद के इंतहाई नफसियाती और ख़तरनाक तरीके वजूद में आ चुके हैं, इसलिए हर बात मुमकिन है। ये मीटिंग भी सदर ममलिकत ने इसी खदशे के पेश नज़र बुलवाई है। हमें हर कीमत पर सर सुल्तान को मुजरिमों की कैद से रिहाई दिलानी है और ये काम जितनी जल्दी हो सके इतना ही हुकूमत और सर सुल्तान के मफाद में है। सर रहमान ने रिपोर्ट के बाद ज़ाती तबसरा करते हुए कहा। सर रहमान, आपने इस सिलसिले में क्या किया है, रिपोर्ट पेश कीजिए। सदर मुमलिकत ने कहा। मेरे डिपार्टमेंट ने इतला मिलते ही तेज़ी से अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस है कि हमें इस सिलसिले में एक मामूली सा क्लू भी नहीं मिला। सर रहमान के लहजे में नदामत के साथ साथ तासुफ के तासुरात नुमाया थे। तो इसका मतलब है कि आपका डिपार्टमेंट सर सुल्तान की बाजियाबी में कतई नाकाम रहा है। सदर मुमलिकत ने तल्ख लहजे में कहा। सर रहमान खामोशी से सर झुका लिया। तशरीफ़ रखिए। सर मुमलिकत के लहजे में बेपनाह तलखी थी। सर रहमान ने खामोशी से अपनी सीट संभाल ली। सदर मुमलिकत ने बारी बारी में हर मेंबर के चेहरे पर नजर डाली। सब लोग खामोश थे। इनके चेहरों पर बेबसी के साफ झलक नजर आ रही थी। और फिर सदर मुमलिकत की नजरें एक्स2 के नकाब पर आकर रुक गई। मिस्टर एक्स2, आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? सदर मुमलिकत इस बार एक्स2 से मुखातिब हुए। एक्स2 चंद लम्हे तक खामोश रहा, फिर इसकी मखसूस आवाज़ हॉल में गूंजने लगी। मुझे अफसोस है कि सर रहमान अपने मकसद में नाकाम रहे। आप ही केस मुझ पर छोड़ दें। मुजिम तकरीबन मेरी नज़र में है। मैं जल्द ही सर सुल्तान को इन मुजिमों के पंजों से छुड़ा लूंगा। ये मेरा वादा रहा। एक्स2 ने मखसूस आवाज़ में कहा। एक्स2 के अल्फाज सुनते ही महफिल में जैसे जान पड़ गई। हर आदमी के चेहरे पर जिंदगी की लहर दौड़ गई। सदर मुमलिकत के चेहरे पर मुसर्रत के आसार नुमाया हो गए। इस बात का तो तकरीबन हर आदमी को यकीन था कि एक्स2 कभी अपने दावे में नाकाम नहीं रहा। ओके, आज से ये केस बाज़ाब्ता तौर पर आपके महकमे को रेफर कर दिया जाएगा और इसके साथ ही ये मीटिंग बर्खास्त की जाती है। सदर मुमलिकत ने कहा और फिर वो उठ खड़े हुए। तमाम मेंबर्स अपनी अपनी जगहों से उठे और फिर हॉल के दरवाजे खुल गए। एक्स2 बदस्तूर हॉल में बैठा रहा। तमाम मेंबर्स बारी बारी हॉल से बाहर जाते रहे। आखिर में एक्स2 उठा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ हॉल से बाहर निकल आया। हॉल में बाहर मौजूद मिलिट्री पुलिस के सिपाहियों और अफसरों ने एक्सू को सल्यूट किया और वो सर के इशारे से उन्हें जवाब देता हुआ आगे बढ़ता चला गया। बरामदे के साथ ही इसकी मखसूस कार मौजूद थी। बावर्दी ड्राइवर ने अदब से कार का दरवाज़ा खोला और एक्सू पिछली सीट पर बैठ गया। कार का दरवाज़ा बंद हो गया। कार के पिछले शीशे स्याह कलर के थे, इसलिए पिछली सीट पर बैठा हुआ आदमी बाहर से नजर नहीं आ सकता था। और फिर कार एक टर्न लेती हुई आगे बढ़ गई। गेट पर ड्राइवर ने शनाख्ती कार्ड चेक कराए और फिर कार आगे बढ़ गई। मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई कार जैसे ही एक वीरान सड़क पर पहुंची, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और कार के पिछले एक टायर के परखच्चे उड़ गए। ड्राइवर ने बड़े जोरदार तरीके से ब्रेक लगाए और कार उलटते उलटते बची। कार के रुकते ही इर्द गिर्द से तकरीबन 20 मुसल्लह नकाबपोश दरख्तों की ओट से बाहर निकल आए और इससे पहले कि ड्राइवर या एक्स2 कोई मुनासिब हिफाजती इंतजाम के मुतालिक सोचते, मशीन गनों ने आग उगलनी शुरू कर दी और सब नकाबपोश गोलियां बरसाते हुए तेजी से कार की तरफ बढ़ने लगे और फिर एक झटके से उन्होंने कार का दरवाज़ा खोल लिया। ड्राइवर को उन्होंने बाहर खींच लिया। ड्राइवर का जिस्म गोलियों से छलनी हो चुका था और इसकी रूह न जाने कब से अनसरी से परवास कर चुकी थी। कार के पिछले दरवाजे खोलने की बेहद कोशिश की गई, मगर दरवाजे जब किसी तरह भी ना खुल सके तो नकाबपोशों के लीडर के इशारे पर कार के दरवाजे के हैंडल पर गोलियां बरसाई गईं। नतीजा फिर भी सिफर रहा। कार का पिछली नशिस्त न जाने किस स्टील से बनी हुई थी कि मशीन गन की गोलियों का इससे ज़्यादा कोई असर ना हो रहा था कि कार की बॉडी में हल्का सा गड़ा पड़ जाता और बस एक्सट्रू कार के किले में महफूज था। नकाबपोश इस सूरत हाल से घबरा गए। अब फौरी तौर पर इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुश्किल का क्या हल निकाला जाए। इधर गोलियों की आवाज़ों से इर्द गिर्द का इलाका गूंज उठा। गो
ये सड़क वीरान थी, मगर दूर से पेट्रोलिंग पुलिस कारों के सायरन अब नजदीक आते महसूस हो रहे थे। उन्होंने झिंझिलाकर एक बार फिर गोलियों का मींह बरसा दिया, मगर नतीजा फिर वही, ढाक के 3 पात। सिवाय कसीर तादाद में हल्के हल्के घरों के कार को कुछ नुकसान ना हुआ था। अब सायरनों की आवाजें काफी ज्यादा करीब आ चुकी थीं। अचानक नकाबपोश के सरदार ने सबको पीछे हटने का इशारा किया और वो सब जैसे एक प्लान के मुताबिक पीछे हटते चले गए। फिर नकाबपोश ने जेब से एक दस्ती बम निकाला। वो शायद कार पर दस्ती बम फेंक कर इसे मुकम्मल तौर पर तबाह करना चाहता था। पुलिस कारें अब दूर से आती हुई साफ नजर आ रही थीं। इससे पहले कि नकाबपोश दस्ती बम का सेफ्टी पिन खींचता, अचानक कार का दरवाजा खुला और दूसरे लम्हे एक्स2 इसमें से निकलकर सामने आती हुई पुलिस कार की तरफ बढ़ा। ये एक्स2 की खतरनाक गलती थी, या शायद एक्स2 को अंदर से बाहर का तमाम मंजर नजर आ रहा था, क्योंकि कई पेंट ऐसे होते हैं जो एक तरफ से आने वाली रोशनी को रोक लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ से हर चीज साफ नजर आती आ रही होती है। ऐसा ही पेंट शायद एक्सू की कार के शीशों पर था, इसलिए कार पर दस्ती बम का हमला देखते ही वो कार से निकल खड़ा हुआ। एक्सू को अचानक यूं बाहर निकलते देखकर नकाबपोश ने दस्ती बम बड़ी फुर्ती से जेब में डाला और फिर अपने साथियों को इशारा किया, और उन्होंने बाकायदा मोर्चा बनाकर सामने से आती हुई पुलिस कार पर फायरिंग खोल दी। चंद नकाबपोश चीते जैसी तेजी से सड़क के दरमियान मौजूद एक्सटू पर झपट पड़े। एक्सटू ने काफी ज्यादा मजाहमत की, मगर वो तादाद में बहुत ज्यादा थे, इसलिए वो इसे काबू कर लेने में कामयाब हो गए और एक्सटू को जबरदस्ती उठाकर सड़क के बाएं तरफ ले गए, और फिर थोड़ी देर बाद ढलान में मौजूद स्पोर्ट्स कार में इसे पिछली सीट पर बिठा दिया गया। पुलिस कार और नकाबपोशों के दरमियान अभी तक गोलियों का तबादला बड़ी शिद्दत के साथ हो रहा था। स्पोर्ट्स कार में 2 और नकाबपोश भी बैठ गए, और फिर स्पोर्ट्स कार तेजी से टर्न लेती हुई एक साइड में फैले हुए दरख्तों के जखीरे में घुसती चली गई। स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तारी के रिकॉर्ड तोड़ती हुई जखीरे की दूसरी तरफ से निकली और एक और सुनसान सी सड़क पर पहुंच गई। वहां मौजूद एक बेओक के करीब जाकर रुकी, और फिर एक्सू को स्पोर्ट्स कार से इस बेओक में मुंतकिल कर दिया गया, और फिर बेवक और स्पोर्ट्स कार मुखालिफ सिमतों में चली गई। बेवक कार तेजी से मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई एडवर्ड कॉलोनी में दाखिल हो गई और कॉलोनी की एक अजीमुशान कोठी के गेट के सामने जाकर रुक गई। 3 बार मखसूस अंदाज में हॉर्न दिया गया और कोठी का गेट खुलता चला गया। बेवक कार अंदर दाखिल हो गई और गेट दोबारा बंद कर दिया गया। कार सीधी पोर्च में आकर रुकी। पोर्च में 2 मुसल्ला नकाबपोश पहले से मौजूद थे। कार का दरवाजा खोला गया और फिर मशीन गनों की नालों पर एक्सट्रू को कार से उतारा गया, और फिर मशीन गनों की नालों की रहनुमाई में एक्सट्रू आगे बढ़ता चला गया। मुख्तलिफ बरामदों और कमरों से होते हुए वो सब एक दरवाजे के सामने जाकर रुक गए। एक नकाबपोश ने दरवाजे के करीब लगा हुआ एक बटन दबाया और दरवाजा बेआवाज खुलता चला गया। एक्सट्रू अंदर दाखिल हुआ। ये एक बहुत बड़ा हॉल था जो फ्लोरासेंट ट्यूबों से जगमगा रहा था। शार्प वाली ने बटन दबा दिया। दीवार पर स्क्रीन तारीख हो गई। ये एक्स2 की गिरफ्तारी की मुकम्मल और वाज़ेह फिल्म थी। शार्प वाली ने बड़े फखरिया अंदाज में सर सुल्तान और इमरान की तरफ देखा। सबके चेहरे फिल्म देखकर फक हो गए थे। शार्प वाली ने अपने आदमी को प्रोजेक्टर ले जाने का इशारा किया, और इस आदमी ने आगे बढ़कर प्रोजेक्टर पर कपड़ा डाल दिया और फिर इसे वापस हॉल के दरवाजे की तरफ ले गया। हॉल में मुकम्मल खामोशी तारी थी। इमरान को एक्स2 के असली होने का हतमी सबूत मिल चुका था। अब कम अज कम इस सिलसिले में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई थी कि गिरफ्तार होने वाला एक्स2 असली नहीं नकली है। क्या अब भी किसी मजीद सबूत की जरूरत है? शाप वैली ने बड़े फाखिराना अंदाज में इमरान से पूछा। इमरान हैरत से सर हिलाकर रह गया। तुम ज्यादा हैरत में ना पड़ो, यह हमारे जदीद तरीन और खुदकार ऑटोमेटिक कैमरे का कमाल है जिसने इतनी मुकम्मल और वाज़ेह फिल्म तैयार कर ली है। शाप वैली ने कहा, क्या ये फिल्म तुमने सिर्फ इसलिए तैयार की है कि हमें एक्सट्रू के असली होने का सबूत दे सको? सर सुल्तान ने फिल्म खत्म होने के बाद पहली मर्तबा पूछा। क्या बच्चों जैसा सवाल किया है आपने? हमने ये फिल्म अपने हुकाम को मुतमईन करने के लिए तैयार की है कि हमने जिस एक्सट्रू को बेनकाब किया है और जिस एक्सट्रू का खात्मा किया है वो जाली नहीं असली था। शाप वैली ने हकारत आमेज लहजे में सर सुल्तान के सवाल का जवाब दिया। चलो नंबर 2, अब तुम एक्सट्रू की नकाब कुशाई की रस्म अदा करो, शार्प वैली ने ब्लैक क्लार्क से मुखातिब होकर कहा, और ब्लैक क्लार्क सतून से बंधे हुए एक्सट्रू की तरफ बढ़ने लगा। हॉल में मौजूद हर फर्द के दिल की धड़कनें तेज हो गई। सनसनी और तजस्सुस की वजह से इनकी कनपटियां सनसना रही थीं। अभी ब्लैक क्लार्क एक्सट्रू के करीब नहीं पहुंचा था कि अचानक एक झमाका सा हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे बिजली गोंदी हो, और दूसरे लम्हे ब्लैक क्लार्क उड़ता हुआ सामने वाली दीवार से जा टकराया। ये इमरान था जो अपने नाखूनों में मौजूद तेज ब्लेडों की वजह से रस्सियों से आज़ाद हो चुका था। इमरान की जस्त इंतहाई हैरत अंगेज थी। इमरान के धक्के से ब्लैक क्लार्क दूर दूर जा गिरा, और अब इमरान एक्सट्रू के सामने सीना ताने खड़ा था और इसके हाथ में खंजर चमक रहा था। इससे पहले कि शशदर शाप वाली या इसके साथी संभलते, इमरान के हाथ से एक खंजर
जन्नाटे की आवाज निकालता हुआ निकला और फिर शाप वैली की किस्मत अच्छी थी कि वो ऐन मौके पर तड़प कर एक तरफ हो गया, वरना खंजर उसके सीने में तराजू हो चुका था। दीवार से लगे हुए सीक्रेट सर्विस के मेंबरान ने यह हरकत करनी चाहिए, मगर दूसरे लम्हे जिस जगह इमरान खड़ा था, अचानक वो जगह फटी और इमरान इसमें गिरता चला गया। शाप वैली तड़प कर एक मेज पर गिरा। इसने बड़ी फुर्ती से मेज पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। इमरान हॉल से यूं गायब हो चुका था जैसे इसका वजूद वहां पे कभी रहा ही ना हो। फर्श दोबारा बराबर हो चुका था। कोई भी हरकत करे तो बिलादरे गोली मार देना, शाप वैली हजियानी अंदाज में चीखा और मशीन गन बरदारों ने मशीन गनों के ट्रिगरों पर उंगलियों की गिरफ्त सख्त कर दी। इससे पहले कि कोई मजीद हरकत होती, शाप वैली चीते की तरह एक्सट्रू की तरफ लपका और दूसरे लम्हे इसने एक झटके से एक्सट्रू के मुंह पर पड़ा हुआ नकाब खींच लिया और फिर पूरा हॉल हैरतजदा चीखों से गूंज उठा। ये चीखें सीक्रेट सर्विस के मेंबरान की हलक से बेख्तियार निकली थीं और शाप वैली बड़ी गहरी नजरों से बेनकाब एक्सट्रू को देख रहा था, जैसे वो किसी अजूबे को देख रहा हो। इमरान कलाबाजियाँ खाता हुआ किला में गिरता चला जा रहा था। वो इस अचानक अंदाज से गिरा था कि संभलते संभलते भी वो नीचे फर्श पर कमर के बल जा गिरा। गो चोट काफी ज्यादा आई थी, मगर हालात इस किस्म के थे कि वो इस चोट की परवाह किए बगैर स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हो गया। ये एक छोटा सा कमरा था जो चारों तरफ से बंद था। सिर्फ बाएं तरफ ही एक दरवाजा था। इमरान झपटकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर स्टील का बना हुआ दरवाजा बाहर से बंद था। इमरान झिंझिलाकर रह गया। इसका बस नहीं चलता था कि वो सर की एक ही टक्कर से दरवाजे के परखच्चे उड़ा दे। लेकिन बहरहाल इमरान इंसान था। राजा इंदर के दरबार का देव तो नहीं था कि दरवाजा उखाड़ फेंक देता। इमरान अभी बाहर निकलने की तरकीब ही सोचा था कि अचानक एक धमाके से दरवाजा खुला और फिर दो मशीन गन बरदार नकाबपोश अंदर दाखिल हुए। इन दोनों ने इमरान की तरफ मशीन गनों का रुख किया ही था कि इमरान बिजली की सी तरह तड़पा और दूसरे लम्हे एक मशीन गन बरदार को लेता हुआ पीछे खड़े हुए दूसरे गन बरदार पर जा गिरा। दोनों के हाथों से मशीन गनें गिर गईं। दोनों नकाबपोशों ने उठने में बेहद फुर्ती दिखाई, मगर इमरान तो छल्लावा बना हुआ था। वो इन दोनों से पहले ही उठ खड़ा हुआ। फिर इन दोनों की शामत ही आ गई। इमरान को काफी दिनों के बाद लड़ने का मौका मिला था। इसने एक नकाबपोश पर कराटे का जबरदस्त वार किया और वो ओह करता हुआ दोहरा हो गया। दूसरा नकाबपोश मशीन गन की तरफ लपका था कि इमरान की लात पूरी कुवत से इसके कूल्हों पर पड़ी। इमरान तो मशीन बन गया था। इसने दोनों नकाबपोशों को उठने नहीं दिया और फिर दोहरे हुए नकाबपोश की गर्दन पर इसकी खड़ी हथेली का वार पड़ा। खटाक की आवाज आई और इसके साथ ही एक हल्की सी चीख उभरी। इसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी और वो तड़पे बगैर ही ढेर हो गया। दूसरे को अचानक इमरान के हाथों पर उठा लिया और फिर इससे पहले कि वो संभलता, इमरान ने इसे सर पर घुमाकर पूरी कुवत से दीवार पर दे मारा। नकाबपोश के सर के परखच्चे उड़ गए और दिमाग चीथड़े की तरह दीवार से लटकता रह गया। इमरान ने झपट कर एक नकाबपोश का नकाब उतारा और इसे मुंह पर लगाकर इसने एक मशीन गन उठाई और दरवाजे से बाहर कूद गया। बाहर एक तवील गैलरी थी जो खाली पड़ी थी। गैलरी के इख्तिताम पर सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं। इमरान तेजी से गैलरी में दौड़ता हुआ एक की बजाय दो दो सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर चढ़ता चला गया। ऊपर एक और गैलरी थी। दरवाजे से बाहर निकलते ही दो नकाबपोशों से मुठभेड़ हो गई। वो दोनों दूसरी तरफ रुख किए हुए थे। इमरान ने बगैर किसी तकलीफ के मशीन गन का ढाना खोल दिया। तड़तड़ाहट की आवाज और वो दोनों चीख मारकर ढेर हो गए। इनके जिस्मों में बेशुमार सुराख हो चुके थे। पूरी इमारत गोलियों के धमाकों से गूंज उठी, मगर इमरान परवाह किए बगैर आगे बढ़ता चला गया। ये ग्राउंड फ्लोर था। अचानक एक कमरे में इमरान को रोशनी नजर आई और वो तेजी से इस कमरे के में दाखिल हो गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, इसलिए इसे कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी। कमरा खाली था। इस लम्हे गैलरी में बहुत से लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी। इमरान ने फुर्ती से दरवाजा बंद करके चुटकुनी चढ़ा दी। अब वो तेजी से कमरे के दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये दरवाजा भी एक छोटी सी गैलरी में खुलता था। सामने एक बड़ा दरवाजा था जो बंद था। दरवाजे की साख से मालूम हो रहा था कि कमरा साउंड प्रूफ है। दरवाजे के ऐन ऊपर शीशे का एक बड़ा रोशनदान था। इमरान ने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा और फिर मशीन गन को बेल्ट के साथ कांधे पर लटकाकर बंदर की तरह दरवाजे के हैंडल पर पैर रखता हुआ ऊपर चढ़ता चला गया। दरवाजे के ऊपर शायद डिजाइन के लिए एक छोटी सी कार्नस बनी हुई थी। इसने पैर इस कार्नस पर टिकाए और रोशनदान से अंदर देखने लगा। अंदर का मंजर देखते ही इसने गले से निकलने वाले बेख्तियार कहकहे को बड़ी मुश्किल से रोका। एक्स2 की नकाबकुशाई हो चुकी थी और वहां एक्स2 की बजाय सुलेमान खड़ा आंखें झपका रहा था। इसकी शक्ल देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी उल्लू को पकड़कर धूप में बिठा दिया गया हो। ब्लैक जीरो टेप सुनकर तमाम मामले को अच्छी तरह समझ चुका था। अब वो मुजरिमों की चाल मुजरिमों पर ही उल्टाना चाहता था। इसके जहन में एक शानदार तरकीब आई थी और इसने इस तरकीब पर अमल करने का कतई फैसला कर लिया था और फिर मुस्कुराते हुए मेज के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद जोसेफ अंदर दाखिल हुआ।
यस मिस्टर ताहिर, जोसेफ ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में पूछा। जोसेफ, इमरान के फ्लैट से सुलेमान को बुला कर लाओ, जल्दी। ब्लैक जीरो ने उसे हुक्म दिया। मिस्टर ताहिर, आप मुझे बतलाएं कि क्या काम है। वो बावर्ची भला कहाँ काम कर सकता है। जोसेफ ने सुलेमान का नाम सुनकर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। जोसेफ, इमरान की जान खतरे में है और सिर्फ सुलेमान ही इसकी जान बचा सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके सुलेमान को यहाँ पर ले आओ। ब्लैक जीरो ने तहकुमाना लहजे में कहा। बेहतर जनाब, अगर बॉस की जान खतरे में है तो अभी सुलेमान को हाजिर करता हूँ, और अगर वो अपने पैरों पर चलकर ना आया तो इसे उठाकर ले आऊंगा। इमरान की जान को खतरा सुनकर जोसेफ तेजी से बोला। जल्दी जाओ, वक्त जाया मत करो। ब्लैक जीरो ने उसे डांट दिया और जोसेफ तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। ब्लैक जीरो उठा और अंदर कमरे में चला गया। चंद लम्हों बाद जब वो वापस आया तो इसके हाथ में एक जदीद किस्म की घड़ी थी। इसने घड़ी लाकर मेज पर रख दी। तकरीबन आधा घंटे बाद दरवाजा खुला और जोसेफ अंदर दाखिल हुआ। सुलेमान को कांधों पर उठाया हुआ था। सुलेमान की गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी, वो बेहोश था। जोसेफ ने सुलेमान को लाकर मेज के सामने पड़े हुए सोफे पर लिटा दिया। मिस्टर ताहिर, ये आने में नखरे कर रहा था, इसलिए मैंने एक हल्का सा लेफ्ट हुक लगा दिया। जोसेफ ने बड़े फख्र से कहा। जोसेफ, मैं तुम्हारी शिकायत इमरान से करूंगा। अब अगर ये जल्दी होश में ना आया तो तमाम प्रोग्राम दरहम बरहम हो जाएगा। ब्लैक जीरो ने कदे सख्त लहजे में कहा। मिस्टर ताहिर, ये शराफत से नहीं आ रहा था, इसलिए मजबूरी थी। आपने कहा था कि जल्दी ले आओ, और इसे जल्दी ले आने की इसके सिवा कोई सूरत नहीं थी। जोसेफ ने धीमे लहजे से कहा। अच्छा, इसे होश में ले आओ, जल्दी करो। ब्लैक जीरो ने कहा और जोसेफ ने मेज पर पड़ा हुआ पानी का गिलास उठाकर सुलेमान के मुंह पर उंडेल दिया। सुलेमान ने चौंक कर आंखें खोल दी। बचाओ बचाओ, इस काले देव से बचाओ। सुलेमान ने होश में आते ही चीखना शुरू कर दिया। जोसेफ, तुम बाहर जाओ। ब्लैक जीरो ने सुलेमान की चीखों पुकार सुनी अनसुनी करते हुए जोसेफ से कहा। जोसेफ खामोशी से बाहर चला गया। ब्लैक जीरो ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया। सुलेमान इस दौरान खामोश हो चुका था और अब वो आंखें फाड़े कमरे को देख रहा था। सुलेमान, ध्यान से मेरी बात सुनो। इमरान साहब ने तुम्हारे ज़िम्मे एक अहम काम लगाया है। ब्लैक जीरो ने उसे समझाते हुए कहा। साहब हैं कहाँ? मैं इस काले देव की जरूर इनसे शिकायत करूंगा। सुलेमान को इमरान का नाम सुनते ही जोसेफ की ज्यादती याद आ गई। तुम मेरी बात सुनो, इमरान की जान शदीद खतरे में है। अगर तुमने संजीदगी और जिम्मेदारी से काम ना किया तो इमरान की लाश ही तुम्हें मिलेगी। ब्लैक जीरो ने लाश पर जोर देते हुए कहा। अरे बाप रे, लाश? जल्दी बतलाओ, क्या काम है? सुलेमान की सड़ी अकड़फू निकल गई। सुनो, जैसे मैं तुम्हें समझाऊं वैसे ही करना। ब्लैक जीरो ने इससे कहा और फिर उसे काम की तफसील बतलाने लगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। सुलेमान ने तफसील सुनकर कानों पर हाथ रखते हुए कहा। मगर ये काम तुम्हें करना होगा, और ये सोच कर करना कि तुमसे अगर कहीं भी गलती हो गई तो समझो कि इमरान साहब की जान गई। ब्लैक जीरो ने उसे महमेज करते हुए कहा। मगर आप कौन हैं, पहले ये बतलाएं। अचानक सुलेमान को ख्याल आया। इसकी अजीबोगरीब आमद, फिर इस पर ताबीर तोड़ इंकशाफात ने इसे ये सोचने ही ना दिया था कि ब्लैक जीरो के मुतालिक पूछे। ब्लैक जीरो को इससे पहले इसने कभी नहीं देखा था। अलबत्ता सिर्फ आवाज़ ज़रूर सुनी थी, क्योंकि अक्सर ब्लैक जीरो इमरान के फ्लैट के नंबर पर फ़ोन करता था, और इमरान की अदम मौजूदगी में जाहिर है फ़ोन अटेंड करने की ड्यूटी सुलेमान की ही हुआ करती थी। क्या तुम मुझे आवाज़ से नहीं पहचानते? ब्लैक जीरो ने मुस्कुराकर कहा। ज़रा एक डायलॉग बोलिए, मैं चेक करता हूँ। सुलेमान दोबारा शोखी पर उतर आया। सुलेमान, वक्त बहुत कम है, इसलिए संजीदगी इख्तियार करो। ब्लैक जीरो को गुस्सा आ गया। अच्छा जनाब, नाराज मत हो, मैं तैयार हूँ। सुलेमान ने ब्लैक जीरो को गुस्से में देखते हुए संजीदगी से जवाब दिया। तुम तमाम प्रोग्राम समझ गए हो? ब्लैक जीरो ने पूछा। जी हाँ, सुलेमान ने जवाब दिया। इधर इस कमरे में सामने हैंगर पर एक लिबास लटका हुआ है, वो जाकर पहन लो। ब्लैक जीरो ने इसे कहा और सुलेमान उठकर इस कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जब सुलेमान वापस आया तो इसने एक बेहतरीन तराश का सूट पहना हुआ था। सुलेमान के लिबास पहनने में सलीका साफ नुमाया था। दरअसल वो इमरान की अदम मौजूदगी में इसके सूट अक्सर इस्तेमाल करता रहता था, इसलिए इसके लिए सूट पहनना कोई नई बात नहीं थी। ब्लैक जीरो ने इसकी टाई की नोट दुरुस्त की और फिर तहसीन आमेज नज़रों से सुलेमान को देखने लगा। सुलेमान इस वक्त खासा वजीह नजर आ रहा था। ये घड़ी पहन लो। ब्लैक जीरो ने मेज से मखसूस घड़ी उठाकर उसे देते हुए कहा, और सुलेमान ने घड़ी हाथ पर बांध ली। ब्लैक जीरो ने एक अलमारी से नकाब निकालकर इसके मुंह पर लगा दिया। अब सुलेमान पूरी तरह तैयार था। मेरे साथ आओ, ब्लैक जीरो ने इसे कहा और फिर इसे लिए मखसूस कमरों से होता हुआ राना हाउस की पिछली साइड पर ले आया। ये कोठी इस तर्ज पर बनाई गई थी कि इसके दोनों तरफ रुख थे, और एक तरफ ये देखकर तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इसका रुख दूसरी तरफ भी हो सकता है। वहां पोर्च में एक काले रंग की सेडान मौजूद थी, जिसकी पिछली सीट के शीशे स्याह थे। ब्लैक जीरो ने करीब आकर कार का पिछला दरवाजा खोला और फिर नकाब लगाए सुलेमान को अंदर बिठा दिया। तुम हर बात अच्छी तरह समझ गए हो ना? ब्लैक जीरो ने सरगोशी के अंदाज में पूछा, और सुलेमान सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया। ब्लैक जीरो ने कार का दरवाजा बंद कर दिया और खुद तेज से कदम उठाता हुआ वापस कोठी में दाखिल हो गया।
इसके अंदर जाने के बाद साइड की दीवार में एक दरवाज़ा पैदा हुआ और फिर इसमें से एक आदमी ड्राइवर की वर्दी पहने हुए निकला और तेज-तेज कदम उठाता हुआ कार के करीब पहुंचा। इसने ड्राइवर सीट का दरवाज़ा खोला और फिर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सीट पर बैठते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। स्विच लगाते ही कार का इंजन जाग उठा और आहिस्ता-आहिस्ता कार रेंगती हुई फाटक की तरफ बढ़ी। जैसे ही कार फाटक के करीब पहुंची, फाटक का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और कार बाहर सड़क पर निकल आई। कार के बाहर निकलते ही फाटक का दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया। कार तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ने लगी। इमरान इस कार्नस पर खड़ा रोशनदान से अंदर का मंजर देखने में मसरूफ था कि अचानक कोई सख्त सी चीज इसके पैरों से टकराई। इसने चौंक कर नीचे देखा। दो आदमी हाथ में मशीन गन लिए हुए खड़े थे और एक मशीन गन की नाल इसके टखने से लगी हुई थी। दोनों आदमियों के मुंह पर नकाब चढ़े हुए थे। मशीन गन फेंक दो, एक नकाबपोश गुर्राया। सिर्फ मशीन गन चाहिए? यार मुझे पहले बतला देना था। ख्वामख्वाह इतनी तकलीफ की आपने। इमरान ने हाथ से कांधे से मशीन गन उतारते हुए कहा। इमरान ने मशीन गन तो फेंकी ही थी, क्योंकि मशीन गन चलाने के लिए वो दोनों हाथ इस्तेमाल करता तो फायर से पहले वो खुद ही नीचे विराजमान होता। चुनाचा इसने मशीन गन कंधे से उतारकर नीचे फेंक दी। दोनों नकाबपोशों की नज़र एक लम्हे के लिए भटक गई और दूसरे लम्हे इमरान इन दोनों के ऊपर छलांग लगा चुका था। दोनों नकाबपोश उलटते हुए नीचे आ पड़े। मशीन गनें इनके हाथ से निकल गईं। फिर तीनों बैक वक्त उठे और एक ने मशीन गन उठाने के लिए झुकाई मारी ही थी कि इमरान की लात इसके पेट पर पड़ी और वो डकराता हुआ दूर जाकर गिरा। दूसरे ने इसी दौरान एक जोरदार पंच इमरान की कनपटी पर जमा दिया और इमरान भी 2 लम्हे के लिए लड़खड़ाता हुआ हॉल के दरवाजे से जा लगा। दूसरे आदमी ने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मशीन गन उठानी चाही, मगर इमरान दरवाजे से टकराकर इस पर यूँ आ गिरा जैसे दरवाजे में स्प्रिंग लगे हुए हों। लेकिन वो आदमी साइड काट गया और इमरान अपने ही ज़ोर में आगे निकलता चला गया और पीछे से दूसरे आदमी ने उसे ज़ोरदार लात टिका दी और इमरान सीधा सामने वाले कमरे के दरवाजे की तरफ भागता चला गया। इसी लम्हे दरवाजे में 2 और नकाबपोश नमूदार हुए। इनके हाथों में भी मशीन गनें थीं। इससे पहले कि वो संभलते, इमरान ने फुर्ती से इन दोनों के बाजुओं पर हाथ डाल दिए और फिर इमरान एक झटके से नीचे बैठता चला गया और वो दोनों चीखते हुए इसके सर पर से होते हुए पहले वाले दोनों आदमियों पर जा गिरे और मशीन गनें इनके हाथों से भी निकल गई। इनके उठने से पहले इमरान ने झपट कर फर्श पर पड़ी हुई मशीन गन उठाई और फिर इससे पहले कि वो मशीन गन सीधी करे, अचानक इसके सर पर क़यामत सी टूट पड़ी। ज़रब खासी ज़ोरदार थी। इमरान के हाथों से मशीन गन निकलकर दूर जा पड़ी और फिर दूसरी ज़रब पहले से भी ज़्यादा क़यामत खेज़ साबित हुई और इमरान की आंखों के सामने अंधेरा छाता चला गया। वो एक लम्हे के लिए चकराया और फिर फर्श पर ढेर हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।